और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अमित शाह ने दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी के लोकप्रियता और विकास के साथ बिना भेदभाव वाली नीतियों के दम पर भाजपा गुजरात में जीत दर्ज करेगी। शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो देश भर में संकट से जूझ रही है। इसका असर गुजरात में भी नजर आ रहा है। शाह ने कहा कि गुजरात के चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए। आपको आम आदमी पार्टी का नाम जीतने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड शो के मौके पर यह बयान दिया। माणसाना विकास માટે એક સાકર પૂરી કરવાની છે। ગુજરાતની અંદર એક ડબલ એન્જિન સરકાર ચાલે છે। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ ભાજપના, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ ભાજપના ને પાછા ગુજરાતના, પરંતુ એક ડબ્બો ખોરવાયેલો છે માણસાના ધારાસભ્યનો। એટલે માણસાવાળા આપણે આ વખતે ડબલ એન્જિન સરકાર નથી લાવવાની, 3 એન્જિન વાળી સરકાર લાવવાની છે। 3 એન્જિન વાળી। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता को साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी को सबसे भ्रष्ट विभाग बनाया है, प्रदूषित शहर और बीमारियों का घर बनाया, प्रदूषण दिल्ली के राजनीति में आया, कम्युनल पॉल्यूशन भी आया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली शीला दीक्षित नाम से जानी जाती थी, शहर आगे बढ़ रहा था। 2013 में शीला दीक्षित की दिल्ली के चेहरे पर कालिक पोती गई। कांग्रेस ने कहा कि हमने मेरी चमकती दिल्ली बनाने का संकल्प लिया है। दिल्ली जीता है, दिल्ली जीतेंगे। तो उधर दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए जीत के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। चुनाव को लेकर न्यूज 18 ने लोगों के मूड को जानने के लिए शाहीन बाग में लोगों से बातचीत की। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। हर जगह पे जाम लगता है। अब आप यहाँ से सिर्फ ये वाला रोड जाके देखिए, आपको यहीं पे 4 जगह पे इजीली थाने तक पहुँचते हुए भी 4 जगह जाम मिल जाएगा। फिर आप ये सोचिए, ये तो बहुत पतला रोड है, मेन रोड का और बुरा हाल है। वहाँ से आप जैसे यू टर्न लेंगे, वहाँ बस के चक्कर में जाम लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जाम की है हमें सबसे पहले मेन। वो तो आपको मालूम है, हर साल कितने वादे होते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं कभी भी। हाँ, मस्जिद बहुत सारे हैं, क्या नाम है, मेन मतलब तो गंदगी का इस एरिए में तो कूड़ा उड़ा हर जगह लगा रहता हुआ है। पूरी दिल्ली का ही आपको मालूम है कि इस पर बाइक चल रही कई दिनों से, ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। और यहाँ भी हर जगह होते हैं, पूरा ऑल ओवर दिल्ली में ही है। सिर्फ सफाई से परेशान है और यहाँ न रोड है, न कुछ है, न पानी है, कोई चीज़ ही भी नहीं है, न मैंने देखा है। और कूड़ा यहाँ पर 2-3 जगह पर ऐसा है, बदबू आता है, ऐसे नाक बंद कर चला जाना पड़ता है। इतने परेशान है सर। यहाँ के बहुत मसले हैं। सबसे बड़ा मसला है ये कूड़े का। ये जो आप 8 नंबर पे कूड़ा है ना, ये कूड़ा घर बना रखा रोड पे। क्या होता है, इससे कूड़ा जमा हो जाता है, लोग बीमार होते हैं गंदगी से। और दूसरा जो मुद्दा है आपका वो है अलशिफा वाले रोड पे कूड़ा घर जी, रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है, लोगों को दिक्कत होती है। आप निकलेंगे तो आपको स्मेल आएगी। यहाँ पर जाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पार्किंग जो है, लोगों ने गाड़ी जो है उस पर रोड पे खड़ी कर रखी है, इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो लोग बाग जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पर इलाके में। ये पार्किंग जो लोग रोड पे करते हैं, क्या वजह है इसकी, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्यों करते हैं? अब ये तो भाई ये मार्केट वाले हैं, कुछ लोग ये हैं और कुछ लोग आने जाने वाले हैं, खड़ी कर लेते हैं। अच्छा, अब कोई यहाँ पार्किंग का इंतजाम हो जाए तो लोगों के लिए मसला का हल निकल जाए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रचार की कमान संभालते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली में जनसभा को संबोधित किया और फिर मेरठ पहुंचकर प्रबुद्ध जनसभा में शामिल होकर विकास योजनाओं का प्रदेश को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 517 करोड़ रुपए की 376 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री इस दौरान सरकारी योजनाओं के
लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और सहायता राशि भी प्रदान की। मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है, एक स्कूल का निर्माण होना, एक कॉलेज का निर्माण होना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना, एक चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो या फिर उद्योग का, ये हमारे लिए निवेश है। आपकी पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार अपने हाथों में लेती है। आपको हम पूरी तरह आश्वस्त करते हैं। एक और मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और दूसरा, आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा, पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है। और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं, जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर नागरिक के पास अपनी छत होगी। तो वहीं यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार करते हुए शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अनोखी सलाह दे डाली। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा निपटाने मत जाना, क्योंकि अगर उसमें पड़े तो जेल जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, शिवपाल ने कहा कि अगर पुलिस बुलाए भी तो मत जाना और पुलिस की पकड़ में भी मत आना। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, पूरी सरकार से है, प्रशासन और अधिकारियों से भी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडाई नहीं करने की सलाह दी। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई गाली भी दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने जनसभा में अखिलेश यादव को नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहकर बुलाते थे, उसी तरह से आज से अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के नाम से बुलाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से है, जहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी ने मांग की है कि नीतीश कुमार को तमाम विरोधी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाएं। ऐसा होता है तो देश की सियासत बदल जाएगी। बलियावी जदयू के अकेले नेता नहीं हैं जो नीतीश को पीएम पद के दावेदार बता रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी नीतीश कुमार को सबसे योग्य पीएम कैंडिडेट मानते हैं। बलियावी की इस मांग के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है कि देश के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार का नाम अगर यदि लोग मिल करके आगे बढ़ाएं तो 3 महीने के अंदर भारत की राजनीति में इनकलाब आएगा। इनकलाब हमारे नेता को पूरा देश जो है एक उम्मीद के साथ दिख रहा है और उन पर एक भरोसा जताया है। आगे हम लोग भी बिहार से इतनी ताकत दे रहे हैं, इतनी शक्ति दे रहे हैं कि उनको हमारे नेता को कहीं देश में कोई ऊर्जा की कमी नहीं होगी। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए 130 करोड़ 40 करोड़ जनता में एक से एक काबिल लोग हैं। ये क्या बात है कि एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है, बाकी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। महागठबंधन और जो भारत में परिवर्तन का संकेत है उसको सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग महसूस कर रहे हैं और उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी एका का संकल्प है वो आगे बढ़ रहा है। अभी से अगर कोई पार्टी अपने नेता के बारे में या उनके महिमा मंडन कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जेडीयू अपने नेता की बड़ाई कर रही है, कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देश में। पहले लोग राहुल बाबा कहते थे, अब फिर से बाबा बन गए पूरी तरह। और वो जो चले जा रहे हैं रोज 23 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो वो क्या जेडीयू के लिए चल रहे हैं या आरजेडी के लिए चल रहे हैं? वो अपने लिए चल रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए चल रहे हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्किस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। बिल्किस बानो ने 13 मई को आए कोर्ट के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की है। इसी आदेश के आधार पर बिल्किस से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी रिहा हुए थे। मामला बुधवार को चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। उन्होंने इस पर विचार कर उच्च बेंच के सामने लाने का आश्वासन दिया। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रमनाथ की बेंच ने एक दोषी राधे श्याम शाह की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि उसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे, बल्कि 1992 के नियम लागू होंगे। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके 11 लोगों को रिहा किया था। 1992 के नियमों में उम्र कैद की सजा पाए कैदी की 14 साल बाद रिहाई की बात कही गई थी, जबकि 2014 में लाए नियमों में जघन्य अपराध के दोषियों को इस छूट से वंचित किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर बुधवार को पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज ने आदेश में कहा कि कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड की मालिकिन मुनीरा पलंबर का बयान बेहद अहम है। ईडी ने नवाब मलिक को इसी साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वो जुडिशियल कस्टडी में है। नवाब मलिक जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल मुंबई के कुर्ला के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां वो काफी समय से एडमिट हैं। आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसआईटी गठन के बाद पुलिस ने एक बार फिर छतरपुर और गुरुग्राम के जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। यह सर्च ऑपरेशन आरोपी आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद चलाया गया। पुलिस अभी श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तलाश कर रही है। भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार के ट्रेंडिंग सेशन में फिर से इतिहास रच दिया है। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 63,000 के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया। एनएसई का निफ्टी भी 19,000 की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाजार में घरेलू से लेकर विदेशी निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के चलते शानदार तेजी देखने को मिली।
30 नवंबर का कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 418 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड 63,100 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 अंकों पर क्लोज हुआ है। यह लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है जिसमें भारतीय बाजारों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना कविनगर पुलिस ने नाम बदलकर फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर नाम बदलकर ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी का शिकार बनाता था, जिसके पास से फर्जी दस्तावेजात और वर्दी भी बरामद हुई है। देखिए, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशानुसार थाना कविनगर और हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम सोमदत्त कौशिक है। और इससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर जो भोले वाले लोग हैं उनको शादी के झांसे में फंसाया करता था और फिर उसी के बहाने उनसे पैसों की ठगी किया करता था। बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह का कहना है कि पंजाब में पहली बार सीएपीएफ यानी अर्धसैनिक बलों में से बीएसएफ पहली बार अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने जा रही है। पंकज सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह जी हैं। सर, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से और आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर करने के लिए और सफलतापूर्वक काउंटर करने के लिए वी हैव इंस्टॉल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर पे हमने लगा रखे हैं और उसी में हम कुछ स्टेट्स के साथ मिलकर इन डेप्थ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि एक डेप्थ में भी कोई भी व्यक्ति उस जो गलत किस्म का सामान ड्रग्स हो या उसको लेने आ रहा है उसको प्रिवेंट कर सकें, पकड़ सकें, क्योंकि वो बॉर्डर के पास ही आएगा सामान लेने के लिए। और इसी प्रकार से हमने कुछ अच्छे इंसेंटिव्स भी अपने लोगों को दिए हैं, जिससे आप रिजल्ट्स सामने आपके हैं कि पिछले पूरे एक साल में जहां मात्र एक ड्रोन गिराया गया था, अब 16 ड्रोन गिराए जा चुके हैं और हम उसी की एनालिसिस करके और काफ़ी कुछ कॉमन एलिमेंट्स देख के, पैरामीटर्स देख के, मेरे ख्याल से पुलिस के साथ केसेस दर्ज करके एंड वी आर गेटिंग टू द राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर इंडल्जिंग इन दिस ट्रेड सो दैट हम उनको पकड़ के और कानूनी कार्रवाई कर सकें। सर, जिस तरह से देखा जाए कि इस पर पहली बार बीएसएफ रेजिंग डे अमृतसर में करने जा रही है, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से एक पहला जो आप वहाँ पर अमृतसर में बहुत आकर्षक होने वाला है? नहीं, अमृतसर में बड़े ही वृहद किस्म का और किसी भी तरीके से दिल्ली की परेड से कम नहीं होगा। हमने कई नई चीज़ें वहाँ दिखाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं और सबसे बिल्कुल अनूठा प्रयास होगा जो भारत में किसी भी स्टेट पुलिस या सीएपीएफ के द्वारा नहीं किया जाता है, स्काई डाइविंग का। और स्काई डाइविंग में हमने अपने लोगों को लगभग 2 महीने से ट्रेनिंग दे रखी है और बड़ी अच्छी, ताकि कहीं भी उनको यदि पैरा ड्रॉप करना हो किसी मिशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, ताकि वो भी इस विधा में पारंगत होंगे। साइबर थ्रेट बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है और ये आखिरी सवाल है आपसे, साइबर थ्रेट बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, एम्स में देखने को मिला, तो किस तरह से बीएसएफ अपने साइबर से तमाम जो मसले को बेहतर कर रही है? नहीं, हमारे यहाँ बड़े ही काबिल अफसर हैं और जो कि आईसीटी विंग को हेड कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी की दिशा में हम वी आर वेरी सेंसिटाइज, क्योंकि जिस तरह से नेटवर्किंग बढ़ती चली जाएगी और अब 5G आएगा तो हर काम चाहे अच्छा या गलत उसी स्पीड से होगा। तो मेरे ख्याल से यदि हम अपने आप को सिक्योर, सेंसिटाइज्ड और सिस्टम्स को अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से नुकसान हमारा ही होगा। तो लिहाजा और इर्द गिर्द जैसा आपने बताया, ऐसी चीज़ों को देखते हुए वी आर गेटिंग रेडी। थैंक यू सर। निश्चित तौर पे देखा जाए जिस तरह से अगर देखा जाए कि बीएसएफ डीजी बता रहे थे कि जो तमाम जो ड्रोन सिस्टम की अगर बात करें या ड्रोन सिस्टम के साथ साथ तमाम जो आर्म्स की बात करें, पहरेदारी की बात करें, तो बीएसएफ के द्वारा लगातार जो पहरेदारी है वो काफ़ी बढ़ाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो आधुनिक जो हथियारों के साथ में और तमाम जो
तैयारी है बॉर्डर एरिया पे वो काफ़ी बढ़ा दी गई। देखिए ये तमाम जो आर्म्स जो है आधुनिक वो देखे जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इस बार देखने वाली बात होगी जिस तरह से अमृतसर में जो स्थापना दिवस होगा बीएसएफ का वो काफ़ी दमदार होने वाला है। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि बॉर्डर एरिया में जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बॉर्डर एरिया में ड्रोन सिस्टम जो है ड्रोन को मारने की जो क्षमता है खास तौर पर जो पाकिस्तान से जो ड्रोन आता है उस पर किस तरह से अटैक करना है इसके लिए भी विशेष तौर पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती की जा रही है और उन तमाम सिस्टम जो आधुनिक सिस्टम के साथ में उस पर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इफ्फी जूरी हेड और इजराइल के फिल्म निर्माता नादो लैपिड का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने समर्थन किया है। महबूबा ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स में मुसलमानों विशेष रूप से कश्मीरियों को नीचा दिखाने और पंडितों एवं मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करने के लिए प्रचारित किया गया था। उन्होंने लिखा है कि खुद दुख की बात है कि अब सच को खामोश करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा के इस ट्वीट के बाद हंगामा मच गया। भाजपा ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनके बयान की निंदा की। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंदर शर्मा ने कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म निर्माता लपिड के बयान पर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म द्वारा नफरत को हवा दी गई और भाजपा ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया। एक जूरी के हेड ने, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड ने कोई कमेंट अपना ऑब्जर्वेशन दिया है एज ए जज। उन्होंने फिल्म को देखने के बाद ये कहा कि उसमें जो आर्टिस्टिक उसके काबिल नहीं थी क्योंकि उसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा था और कुछ बातें उन्होंने कही। वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आप गैप उनका जो दर्द है वो समझते हैं। जो उनके साथ हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मजबूर किया गया निकलने पे, दहशत का माहौल था। लेकिन उस वक्त भाजपा स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर और यहाँ पे गवर्नर रूल था और जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो फेलियर हुआ है आज भी हो रहा है, जो माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो दर्दनाक हादसे और सीन उससे फिल्म बना करके दर्दों को जख्मों को जो है भरने के बजाय और ताज़ा करके मैं नहीं समझता कि उन्होंने उस व्यू में कहा है कि इससे जो है वो एक किस्म का दर्द जो है उसको दिखाने से फ़ायदा नहीं होगा। और हम भी ये समझते हैं कि आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो वातावरण कश्मीर के अंदर बन रहा है, इस तरह के नफरत के माहौल में जो है और ज़्यादा नुकसान कम्युनिटी का होगा, माइनॉरिटीज़ का होगा। और जो हुआ है वो तो सब जानते हैं कि इस तरह से दर्दनाक और कई किस्म की बातें हुई हैं जिसके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन क्या इन चीज़ों को दिखाने से फिल्म के तौर पे टैक्स फ्री करके प्रोड्यूसर ने, उन्होंने तो सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी का दौर जारी है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में हैं। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौड़ को लेकर सीएम जयराम ठाकुर की टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वहीं हिमाचल में आगामी सरकार को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि 8 दिसंबर तक सीएम कुछ भी सोच सकते हैं, यह उनका अधिकार है। बीते साल उपचुनावों के दौरान भी सीएम इसी तरह के विश्वास से भरे हुए थे, लेकिन परिणाम उनके विपरीत आए। प्रदेश में बदलाव तय है और भाजपा सत्ता से बाहर होगी। देखिए, 8 तारीख तक सबको अपने तरीके से सोचने का अधिकार है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के लीडर्स के प्रति जो ये टिप्पणी की है कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली हमारी नेशनल पार्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता दिल्ली में हैं और अपना पूरा फीडबैक जाना, उनसे बातचीत करना और चुनाव का पूरा अनुभव अपने राष्ट्रीय नेताओं से शेयर करना, मैं इसमें कोई गलती नहीं समझता हूँ। और इसके अलावा कुछ लोग नेता जो है, जो हमारी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, उसमें भी शामिल हुए, तो परिणाम दिखने वाले हैं। पहले बाई इलेक्शन के, अगर 1 साल पहले बाई इलेक्शन हुए, चारों जगह कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की। अगर आप पिछले बयान निकालें माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उस वक्त भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं भाजपा जो है 4 सीटें जीतेगी। लेकिन लोगों का मूड क्या है
आज भी परिस्थितियां बिल्कुल बदलाव की तरफ जा रही है। कांग्रेस पार्टी मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। जो फीडबैक है हर वर्ग से, उसके कारण है, चाहे वो किसान हैं, बागवान हैं, सरकारी कर्मचारी है, या बेरोजगार युवा साथी है, या महंगाई झेलती महिलाएं हैं, सबके जो है मन एक बन चुका है कि सरकार को बदल। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। States, 1200 plus reporters, 67